जय हिंद दोस्तों। वर्ल्ड ओपीसीएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं शिवानी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इंडियन ज्योग्राफी की इस सीरीज में आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं हिमनद यानी कि ग्लेशियर्स। तो जैसा कि आप नाम से देख सकते हैं कि हिमनद जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन से दो शब्द है ये? एक तो है हिम और दूसरा है नद। हिम का मतलब बर्फ और नद का मतलब नदी, यानी कि बर्फ की नदी को क्या कहा जाता है? हिमनद, या इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ग्लेशियर कहा जाता है। अब जैसे ही हम ग्लेशियर का नाम सुनते हैं तो इस तरह की एक पिक्चर हमारे माइंड में आ जाती है कि एक बहुत बड़ा सा एरिया है और इसके चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। ठीक है, सिर्फ बर्फ ही बर्फ चारों तरफ है। तो एक्चुअल में जो हिमनद की डेफिनेशन होती है वो क्या होती है कि हिमनद एक बर्फ की विशाल चादर होता है, और ये बर्फ की विशाल चादर गुरुत्वाकर्षण और अपने भार के कारण खिसकती रहती है। यानी कि ये क्या होती है? ग्लेशियर जो होता है, ग्लेशियर होता है मूविंग आइस। मूविंग आइस होता है ग्लेशियर। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। अब ग्लेशियर का फॉर्मेशन कैसे होता है, ग्लेशियर बनता कैसे है? तो ग्लेशियर का नाम देने के लिए दो तीन दशाएं हैं जो कि भूगोलवेत्ताओं ने बताई हैं। कौन कौन सी दशाएं हैं? तो पहली तो दशा है कि भाई ग्लेशियर बनेगा किससे? बर्फ से बनेगा। तो उस क्षेत्र में बर्फबारी होनी चाहिए, यानी कि हिमपात होना चाहिए। ठीक है, तो पहली दशा तो यही हो गई कि हिमपात या स्नोफॉल होना चाहिए उस क्षेत्र में। दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि वो जो बर्फ गिरी है वो साल भर तक वहां रहनी चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा कोई टाइम नहीं आना चाहिए कि जब वो क्षेत्र बर्फ से पूरी तरह से मुक्त हो जाए। मतलब अगर गर्मी का मौसम भी आया है और बर्फ पिघली भी है तब भी ऐसा ना हो कि वो पूरा क्षेत्र बर्फ विहीन हो जाए। ठीक है, तो कुछ ना कुछ बर्फ की मात्रा परमानेंटली उस स्थान पर होनी चाहिए। तो दूसरा होना चाहिए कि वर्ष भर वहां पर बर्फ की उपस्थिति होनी चाहिए। ठीक है, हिम की उपस्थिति होनी चाहिए। ये हो गई दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या हो गई? तीसरी कंडीशन हो गई कि वर्ष भर के अगर टेम्परेचर का एक एवरेज लिया जाए उस पर्टिकुलर क्षेत्र के, तो वो फ्रीजिंग पॉइंट के आसपास होना चाहिए। फ्रीजिंग पॉइंट के आसपास होगा तभी तो बर्फ पिघलेगी नहीं। ठीक है, और आसपास का मतलब क्या हुआ कि फ्रीजिंग पॉइंट के आसपास होगा तो ज्यादातर बर्फ जो है वो जमी हुई अवस्था में रहेगी। ठीक है, तो हिमांक के आसपास का औसत तापमान, आसपास औसत तापमान वर्ष भर का होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशन है जिनसे कि ग्लेशियर का निर्माण होता है। ठीक है, अब विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में ग्लेशियर पाए जाते हैं। तो ये वर्ल्ड का मैप है। इस वर्ल्ड मैप पर आप देख सकते हैं कि ये जो गुलाबी रंग के एरियाज हैं ये विश्व के ग्लेशियर्स की स्थिति है। तो अगर हम भारत में देखते हैं कि भारत में कहाँ ग्लेशियर पाए जाते हैं, तो भारत में ग्लेशियर स्थित है हिमालय पर्वत श्रृंखला में। आप ये भारत का उत्तर पूर्वी भाग देख रहे होंगे, ये वाला भाग, यहाँ पर भारत के ग्लेशियर स्थित है। ठीक है, और ये कौन सी श्रेणी आती है? ये आती है हिमालय पर्वत श्रृंखला। ठीक है, हिमालय पर्वत श्रेणी के अंतर्गत भारत के ग्लेशियर्स आते हैं। अच्छा, हमने पहले क्लास में पढ़ा था कि विश्व में अलग अलग तापीय जोन पाए जाते हैं। तो जो ग्लेशियर होते हैं
ग्लेशियर दो जोन में निर्मित होते हैं। पहला तो होता है पोलर रीजन, यानी कि ध्रुवीय क्षेत्रों में। क्यों ध्रुवीय क्षेत्र में? क्योंकि अभी हमने देखा कि ग्लेशियर के बनने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो फ्रीजिंग पॉइंट के आसपास होना चाहिए, बिल्कुल चिल्ड होना चाहिए कि बर्फ जम जाए, तभी तो ग्लेशियर का निर्माण होगा। नहीं तो अगर गर्मी होगी तो क्या होगा, बर्फ पिघल जाएगी और फिर ग्लेशियर का निर्माण ही नहीं हो पाएगा। तो एक तो पोलर रीजन में, और दूसरा होता है टेम्परेट रीजन में। ठीक है, टेम्परेट। तो एक तो ध्रुवीय क्षेत्र में निर्माण होगा और दूसरा होगा शीतोष्ण कटिबंधीय में। ठीक है, तो जो भारत में निर्माण हो रहा है ग्लेशियर्स का हिमालय क्षेत्र में, तो हिमालय किसके अंतर्गत आता है? हिमालय टेम्परेट जोन यानी कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्लियर? अब हम देख लेते हैं कि ग्लेशियर के कितने प्रकार होते हैं। तो ग्लेशियर को इसके साइज के अकॉर्डिंग और इसके फॉर्मेशन के रीजन के अकॉर्डिंग, मतलब किस तापीय क्षेत्र में यह स्थित है, इसके अकॉर्डिंग अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। तो पहला तो इसको हो गया, पहला हो गया साइज के अकॉर्डिंग, यानी कि आकार के अनुसार अगर ग्लेशियर को वर्गीकृत किया जाए तो क्या हो जाएगा, आकार के अनुसार ये हो जाएगा। जैसे कि एक ग्लेशियर का टाइप आता है वैली ग्लेशियर, वैली। ठीक है, तो घाटीय हिमनद जो होते हैं, तो इस हिमनद की शेप कैसी होगी? घाटी के शेप की होगी। तो जैसे पर्वतों पे यूं फॉर्मेशन होता है, तो ये हिमनद यहाँ पर फॉर्म हो गया, तो घाटी शेप की इसकी आकृति हो गई। ठीक है, तो वैली हो गया। जैसे कि एग्जाम्पल है वैली का गॉर्नर ग्लेशियर, स्विट्जरलैंड का गॉर्नर ग्लेशियर। ठीक है, तो गॉर्नर हो गया घाटी, गॉर्नर हिमनद कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, दूसरा साइज के अकॉर्डिंग जो टाइप हो गया वो हो गया आइस कैप। ठीक है, आइस कैप या बर्फ की टोपी, आप हिम की टोपी आप इसे बोल सकते हैं। तो दूसरा इसका टाइप हो गया आइस कैप। आइस कैप, आइस कैप टाइप ग्लेशियर कहाँ पर पाए जाते हैं? जैसे कि आर्कटिक रीजन में। ठीक है, जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल पर आर्कटिक रीजन में आइस कैप टाइप ग्लेशियर पाए जाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल जो हो गया ये हो गया आर्कटिक। तीसरा जो इसमें प्रकार होता है वो होता है शीट टाइप। ठीक है, तो तीसरा होता है आइस शीट। आइस शीट का मतलब बर्फ की चादर। आइस शीट्स कहाँ पाई जाती हैं? अगर वृहत लेवल की बात करें तो आइस शीट्स पाई जाती हैं अंटार्कटिक रीजन में। ठीक है, जो साउथ पोल है वहां पर आइस शीट्स का के रूप में ग्लेशियर पाए जाते हैं, मतलब बर्फ की मोटी मोटी चादरें रहती हैं। ठीक है, लगभग जैसे कि जो एरिया है वो लगभग प्लेन है और उसके ऊपर बर्फ की मोटी सी चादर का निर्माण हो गया, तो इसे क्या बोलेंगे? इसे आइस शीट बोलेंगे। तो ये हो गया अंटार्कटिक। ठीक है, ये तो हो गया कि साइज के आधार पर ग्लेशियर को किस तरह से वर्गीकृत किया जा सकता है। दूसरा हम देख लेते हैं कि तापीय जोन, टेम्परेचर जोन के अकॉर्डिंग। टेम्परेचर जोन यानी कि तापीय क्षेत्र के अनुसार किस तरह से ग्लेशियर को वर्गीकृत कर सकते हैं। तो तापीय क्षेत्र के अकॉर्डिंग दो तरह से वर्गीकृत किया जा सकता है। एक तो हो गया पोलर यानी कि ध्रुवीय, और दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो गया टेम्परेट, टेम्परेट। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं कि भारत में एक ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर।
गंगोत्री ग्लेशियर वही ग्लेशियर है जहां से गंगा नदी का उद्गम होता है। तो ये जो गंगोत्री ग्लेशियर है ये कहाँ पर स्थित है? ये है टेम्परेट जोन में स्थित। ठीक है, तो ये हो गया ध्रुवीय और ये हो गया शीतोष्ण। तो गंगोत्री ग्लेशियर शीतोष्ण क्षेत्र में स्थित है, लेकिन अगर हम बात करें कि अगर आर्कटिक क्षेत्र में कोई ग्लेशियर स्थित है तो वो कहाँ होगा? वो पोलर ग्लेशियर होगा। ठीक है, तो जहां पर भी वो जिस टेम्परेचर जोन में स्थित है ग्लेशियर, उसके अकॉर्डिंग भी ग्लेशियर को वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, आई होप कि ये चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। चलिए, अब हमने देख लिया ग्लेशियर के प्रकार। नेक्स्ट देख लेते हैं कि ग्लेशियर जो होते हैं वो कुछ लैंड फॉर्म्स का भी निर्माण करते हैं। तो कौन कौन सी भू आकृतियों का निर्माण करते हैं ग्लेशियर? तो देखिए, ग्लेशियर से बनी हुई भू आकृतियां दो तरह की होती हैं। पहली तो होती है कि जब बर्फ डिपॉजिट होगी, मतलब बर्फ, जैसे कोई ग्लेशियर है उसके ऊपर और बर्फ गिर गई चिपक गई, और गिर गई चिपक गई, और गिर गई चिपक गई, तो वो तो हो जाएंगे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। ठीक है, डिपोजिशनल का मतलब निक्षेपण, निक्षेपित भू आकृतियां जो कि निक्षेपण की वजह से होती हैं, डिपोजिशन की वजह से होती हैं। दूसरे तरह की जो भू आकृतियां होती हैं वो इरोजन की वजह से होती हैं। इरोजन क्या मतलब होता है? अपर्दन की वजह से, कि जब बर्फ बर्फ पिघली तब कौन सी भू आकृतियां हो रही हैं। तो एक बार बर्फ की क्वांटिटी बढ़ने के कारण भू आकृतियों का निर्माण, यानी कि डिपोजिशन के कारण भू आकृतियों का निर्माण, और दूसरी जो भू आकृतियां होती हैं वो इरोजन के कारण, ठीक है, अपर्दन के कारण होती है, यानी कि जब बर्फ पिघली तब कौन सी भू आकृतियों का निर्माण होगा। तो इस तरह से हम बना लेते हैं दो तरह की लैंड फॉर्म्स ग्लेशियर के। पहला तो होता है इरोजनल। इरोजनल मतलब बर्फ पिघलने के कारण, यानी कि अपर्दन के कारण। और दूसरा होता है डिपोजिशनल, यानी कि निक्षेपण के कारण जो निर्मित भू आकृतियां होती हैं। क्लियर? तो अपर्दन के कारण कौन कौन सी होती हैं? इनमें से पहली है ग्लेशियल वैली, यानी कि ग्लेशियल की घाटियों का निर्माण होता है। ठीक है, ग्लेशियल घाटियां। दूसरी जो हो गई वो हो गई सर्क्स, सर्क। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि सर्क जो है वो इरोजनल लैंड फॉर्म है ग्लेशियर का। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो हो गया टाइप वो हो गया हॉर्न्स। ठीक है, ग्लेशियल वैली, वैली, शर्क्स और हॉर्न्स। ठीक है, नेक्स्ट डिपोजिशनल। डिपोजिशनल देख लेते हैं कि निक्षेपण के कारण कौन कौन सी होती है। तो निक्षेपण के कारण होती है, पहला तो है टिल। ठीक है, ग्लेशियल टिल बोलते हैं इसको। तो टिल का निर्माण हो गया। दूसरा है मोरेन्स। मोरेन का निर्माण अभी हम पिक्चर से भी देखेंगे कि ये कौन कौन सी स्थलाकृतियां होती हैं। तीसरा हो गया एस्कर, और चौथा हो गया इसमें से ड्रमलिन। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि ग्लेशियर की भू आकृतियां डिपोजिशनल और इरोजनल की कौन कौन सी होती हैं। नेक्स्ट हम पिक्चर से देख लेते हैं कि किस तरह की स्थलाकृतियां फॉर्म होती हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर, यहाँ पर सर्क का निर्माण हो रहा है। सर्क का मतलब एक घाट,
ग्लेशियल के बीच में एक डिपोजिशनल टाइप, मतलब इसके आसपास की बर्फ तो पिघल गई और बीच में, ये देखिए, बीच में एक अवशेष के रूप में ग्लेशियर का पार्ट रह गया, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे? सर्क बोलेंगे। हॉर्न क्या हो जाएगा? हॉर्न हो जाएंगे, जैसे कि नाम से हॉर्न का मतलब सींग होता है, तो जो नुकीला उठा हुआ पार्ट रहेगा ग्लेशियर का, उसे हॉर्न बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद ये आप देख रहे होंगे, ये हैंगिंग वैली हो गई, ठीक है। वैली मतलब घाटी का निर्माण हो गया। इसके बाद ये मोरैन्स हो गए, यहाँ पर ये लेटरल मोरैन हो गया, ठीक है, टर्मिनल मोरैन। नीचे का जो प्लेन है उसे आउटवॉश प्लेन बोलेंगे, जहां पर ग्लेशियर का पानी पिघल कर नीचे की समतल मैदान में आएगा, ठीक है। तो ये आउटवॉश प्लेन हो गया। इसी तरह से अलग अलग रीजन है, ये आप एक बार पिक्चर से अच्छी तरह से देख लीजिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दी जाएगी। चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वहां पर क्लिक करके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं भारत के कुछ प्रमुख ग्लेशियर्स के बारे में, जिनसे कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कौन सा हिमनद बड़ा है या कौन से हिमनद का क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग क्रम लगाइए। तो इसके अकॉर्डिंग कुछ प्रमुख हिमनद हैं, वो हम देख लेते हैं भारत के। इनमें से पहला है इसमें से सियाचिन ग्लेशियर। यह भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर। इसकी स्थिति है काराकोरम में, हिमालय की काराकोरम पर्वत श्रृंखला में इसकी स्थिति है। सियाचिन ग्लेशियर की लंबाई है लगभग 76 किलोमीटर, और ये जो क्षेत्रफल कवर करता है, क्षेत्रफल ये कवर करता है लगभग 500 किलोमीटर स्क्वायर का, ठीक है। तो ये हो गया भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ग्लेशियर आता है गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर की स्थिति कहां पर है? ये है उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में। गंगोत्री ग्लेशियर की लंबाई जो है वो है लगभग 30 किलोमीटर की, ठीक है। नेक्स्ट आता है जेमू ग्लेशियर। जेमू ग्लेशियर स्थित है सिक्किम में। जेमू ग्लेशियर सिक्किम में स्थित है, और जेमू ग्लेशियर की लंबाई लगभग है 26 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हो गया 26 किलोमीटर का जेमू ग्लेशियर। नेक्स्ट आता है ससाइनी ग्लेशियर। ससाइनी ग्लेशियर स्थित है कराकोरम क्षेत्र में। ये हम उन इंपॉर्टेंट ग्लेशियर के बारे में पढ़ रहे हैं जिससे कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे हैं। वैसे बहुत सारे ग्लेशियर हैं भारत के, उनको अभी हम वीडियो में आगे पढ़ेंगे, पर जो इम्पॉर्टेंट ग्लेशियर है उनको ध्यान में रखना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा है, हो सकता है सेम ग्लेशियर को उठाकर नेक्स्ट ईयर कोई और प्रश्न बनाकर दे दें, ठीक है। उन ग्लेशियर्स को डिटेल हमें याद रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जो कि ऑलरेडी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। ससाइनी कराकोरम में है, और ये लगभग 17.85 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है रुंडुन ग्लेशियर। रुंडुन ग्लेशियर, रुंडुन ग्लेशियर कराकोरम क्षेत्र में स्थित है, और 19 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंचनजंगा। कंचनजंगा ग्लेशियर, कंचनजंगा स्थित है सिक्किम राज्य में, और इसकी लंबाई है लगभग 16 किलोमीटर। नेक्स्ट आता है केदार ग्लेशियर।
केदार ग्लेशियर, ठीक है। केदार ग्लेशियर लगभग 14 किलोमीटर लंबा है। और केदार ग्लेशियर कहाँ होगा? जहां पर केदारनाथ होगा। तो केदारनाथ कहाँ पर है? उत्तराखंड में, ठीक है। तो ये भारत के कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स की लिस्ट है। इसको आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर लीजिएगा या इस पीडीएफ को रिफर कर लीजिएगा और इसे अच्छी तरह से लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि राज्य के अकॉर्डिंग कौन कौन से ग्लेशियर स्थित है, क्योंकि कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि राज्य का नाम और ग्लेशियर का नाम दे रखा है और उनको मैच कराना है, ठीक है। तो कौन सा ग्लेशियर कौन से राज्य में स्थित है, इसका आइडिया भी आपको होना चाहिए। तो सबसे पहले नंबर पे हम देख लेते हैं लद्दाख के क्षेत्र में स्थित ग्लेशियर। देखिए ग्लेशियर भारत के किस किस राज्य में स्थित है? जहां जहां पर हिमालय पर्वत श्रृंखला है। तो सबसे पहले ऊपर से शुरू करते हैं, तो जम्मू कश्मीर हो गया, फिर लद्दाख हो गया, उसके बाद हिमाचल प्रदेश। इस तरह से इंडिया का मैप अगर आप बनाएंगे तो इस तरह से हिमालय पर्वत श्रृंखला जा रही है, ठीक है। तो इसमें ऊपर से चलना स्टार्ट करिए इस तरह से। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर, लद्दाख वाला क्षेत्र, फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर नेपाल का रीजन छोड़ लीजिए, उसके बाद सिक्किम आ गया और उसके बाद फिर अरुणाचल प्रदेश आ गया, ठीक है। इन राज्यों में भारत के ग्लेशियर स्थित हैं। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में जो ग्लेशियर स्थित है। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है पहला सियाचिन ग्लेशियर। ये सबसे लंबा ग्लेशियर है। सबसे बड़ा ग्लेशियर क्या है? वो तो ध्रुवीय क्षेत्र में स्थित है। और सियाचिन जो है वो ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर सबसे लंबा ग्लेशियर है। देखिए पूरे विश्व पर, पूरी पृथ्वी पर जितना भी पानी है वो दो फॉर्म में है। एक तो है लवणीय जल और दूसरा है ताजा जल, ठीक है। टोटल जितना भी पानी अगर आप दोनों को मिला लें, लवणीय जल और ताजे जल को मिला लें, तो मान लीजिए 100% पानी है पूरी पृथ्वी पर। इसमें से 97% के करीब पानी तो सिर्फ महासागरों में ही है। बाकी का बचा हुआ जो ताजे जल का जो ताजे जल के स्रोत हैं, उनमें से 2.1%, मतलब अगर पूरे विश्व के पानी को 100% ले लें तो इसमें से 2.1% जल जो है वो सिर्फ ग्लेशियर्स में ही पाया जाता है, ग्लेशियर में ही पाया जाता है, ठीक है। और इस ग्लेशियर में भी जो मतलब पूरे विश्व का 2.1% जल ग्लेशियर में, और इन ये जो ग्लेशियर हैं इनमें से जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो ऑब्वियसली ध्रुवीय क्षेत्र के ग्लेशियर्स हैं, जो कि आर्कटिक और अंटार्कटिक को कवर करते हैं। इसके अलावा ध्रुवीय क्षेत्रों से बाहर जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर, जो कि हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। हिमालय पर्वत श्रृंखला में भी कहा, ये केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा कि सियाचिन ग्लेशियर। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट ग्लेशियर आता है वो आता है चोंग कमदान ग्लेशियर, ठीक है। हरी पर्वत ग्लेशियर, नुब्रा ग्लेशियर, ननकुन हो गया, ठीक है, शिरवाली ग्लेशियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लद्दाख क्षेत्र के ग्लेशियर हैं। इनकी लिस्ट आप एक बार पीडीएफ से देख लीजिएगा। आपको पता होने चाहिए कि ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट आ जाता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियर। तो हिमाचल प्रदेश में जो प्रमुख ग्लेशियर है वो है बारासिगरी, बारासिगरी या बड़ा सिगरी के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद बीसीबी ग्लेशियर, ब्यासकुंड, भागा ग्लेशियर, चंद्रा ग्लेशियर, छोटा सिगरी, ढाका ग्लेशियर। उसके बाद द लेडी ऑफ कैलोंग, सोनापानी, गोरगोरोंग, ठीक है, टॉनगोरांग और नागपो टोकपो, ठीक है। वैसे लिस्ट आप जितने भी ग्लेशियर की लिस्ट है पूरी लिस्ट को ही देख लीजिएगा।
नेक्स्ट आ जाते हैं उत्तराखंड के ग्लेशियर। तो इसमें से अरवा ग्लेशियर हो गया, बंदरपूछ, भागीरथी, उसके बाद दक्षिणी नंदा देवी, चोराबाड़ी, गंगोत्री ग्लेशियर, केदारबामा ग्लेशियर, माना ग्लेशियर, मिलम ग्लेशियर, ठीक है। उसके बाद पिंडारी ग्लेशियर इंपॉर्टेंट है, त्रिशूल ग्लेशियर, उत्तरी नंदा देवी, वासुकी ग्लेशियर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट जो है वो उत्तराखंड के ग्लेशियर है। नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश के ग्लेशियर देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यतः 3 ग्लेशियर है, बिचोम, कांगटो और मजगोल ग्लेशियर, ठीक है। सिक्किम के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेमू ग्लेशियर, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, रथोंग ग्लेशियर और लोनाग ग्लेशियर, और इसके अलावा एक कंचनजंगा ग्लेशियर भी सिक्किम में स्थित है, ठीक है। तो एक्चुअली सिक्किम और नेपाल दोनों में ही कंचनजंगा की बाउंड्री लगती है। नेक्स्ट हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि ग्लेशियर से पूछे गए हैं। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा है। 4 ग्लेशियर के नाम दे रखे हैं और इसमें से पूछा है कि कौन सा सबसे बड़ा है। तो अभी हमने देखा कि ध्रुवीय क्षेत्रों से बाहर सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है। तो और इन चारों में सियाचिन नाम दे रखा है, तो इसका मतलब सबसे बड़ा सियाचिन ग्लेशियर हो गया। और यहाँ पर अगर आप मैप देखेंगे इंडिया का, तो इस क्षेत्र में पड़ता है सियाचिन ग्लेशियर वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन सा है। तो कंचनजंगा, रुंडुन, गंगोत्री और केदारनाथ। तो इन चारों में सबसे बड़ा कौन सा है, ये है गंगोत्री, ठीक है। अभी हमने देखा यहाँ पर जो लेंथ दे रखी थी, तो गंगोत्री ग्लेशियर 30 किलोमीटर का है, ठीक है। रुंडुन 19 का है, और बाकी कंचनजंगा और केदारनाथ। तो कंचनजंगा है 14 किलोमीटर और केदारनाथ है सॉरी कंचनजंगा 16 किलोमीटर और केदारनाथ 14 किलोमीटर। तो इन चारों ही ऑप्शन में जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो कौन सा है, वो है गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। गंगोत्री ग्लेशियर आंसर सी हो गया, सियाचिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम हिमनद है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ससाइनी, गंगोत्री, जेमू और सियाचिन। तो इन सब में तो फिर से अगर सियाचिन है तो सबसे मतलब 4 ऑप्शन दे रखे हैं ग्लेशियर के, और ये पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा कौन सा है, और अगर उस ऑप्शन में सियाचिन है तो ऑब्वियसली सियाचिन ही सबसे बड़ा ग्लेशियर होगा। आंसर इसका क्या हो गया, डी हो गया। तो आप देख रहे होंगे सियाचिन ग्लेशियर से 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है। चौराबाड़ी ग्लेशियर की स्थिति पूछी जा रही है केदारनाथ मंदिर के रिस्पेक्ट में, कि केदारनाथ मंदिर से किस साइड चौराबाड़ी ग्लेशियर पड़ेगा। तो अगर हम मैप देखें तो ये चौराबाड़ी ग्लेशियर है और इसके नीचे ये है केदारनाथ मंदिर, ठीक है। तो केदारनाथ मंदिर से ऊपर की ओर जाएंगे तो चौराबाड़ी ग्लेशियर आएगा, ऊपर मतलब नॉर्थ की साइड जाएंगे। तो कहाँ पड़ेगा ये पड़ेगा केदारनाथ के उत्तर में, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो गया, आंसर इसका हो गया सी, केदारनाथ के उत्तर में, नॉर्थ ऑफ केदारनाथ टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है। उत्तराखंड का कुमायूं रीजन, तो ये स्थित है मिलाम ग्लेशियर, ठीक है, मिलाम ग्लेशियर। इसी के साथ क्लास को मैं खत्म करती हूँ। अगर पढ़ लो पीसीएस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर ले, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। और इसी के साथ टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, जिससे कि जो भी वीडियो आए
उसके पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकें। जय हिंद।